हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल, इसका नाम है जाबिश फिजिक्स। तो आज हम लोग क्लास 11 के चैप्टर 5 में स्टडी करने वाले हैं हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ठीक है, इससे प्रीवियसली हम लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, इनर्शिया, मोमेंटम, इम्पल्स, इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस किया है। इन सारे लेक्चर्स का एक कंप्लीट प्लेलिस्ट बना है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर यहाँ आई बटन पर मिल जाएगा, तो आप जाकर देख सकते हैं और अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग समझेंगे हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। ये एक्चुअली न्यूटन्स के थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये था एक्शन और रिएक्शन, मतलब कहीं पर भी आप किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करेंगे तो जवाब में वो भी आपको एक फोर्स उतना ही जितना मैग्नीट्यूड का आपने लगाया है उतने ही मैग्नीट्यूड का वो भी आप पर लगाएगा, बस डायरेक्शन जो होगी वो अपोजिट होगी। ठीक है, जैसे अगर आपने 50 न्यूटन का ईस्ट की तरफ फोर्स लगाया है, जैसे ही मेरे पास ये बोर्ड है, अगर मैं इस बोर्ड को 50 न्यूटन से धकेलूंगा तो ये बोर्ड भी मुझे 50 न्यूटन के फोर्स से इस तरफ धकेलेगा। मैं इस तरफ धकेल रहा हूँ, ये मुझे इस तरफ धकेलेगा। तो ये एक्शन और रिएक्शन है। इससे ये चीज़ पता चलता है कि नेचर में जो भी फोर्स आप देखते हैं वो एक्चुअली में सिंगुलर नहीं है, सिंगल नहीं है, वो एक्चुअली में पेयर में मिलेगा आपको, जिसमें एक एक्शन होगा और दूसरा रिएक्शन होगा। हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम समझने के लिए हम यहाँ पर एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, और उस पर जो मल्टीपल फोर्सेस लग रहे हैं उसे समझेंगे और फिर उसके पूरे कंसेप्ट को समझेंगे कि घोड़ा किसी भी टांगे को एक्चुअली में खींचता कैसे, उसके पीछे के मैकेनिज्म को समझेंगे, जो फुल्ली आपके न्यूटन्स के थर्ड लॉ के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर सबसे पहले हम एक फिगर बनाएंगे, ठीक है। एक फिगर बनाते हैं तो इस फिगर को समझना है। ये जो मेरा पॉइंट है ये एक्चुअली में हॉर्स है, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत ही गंदी है इस वजह से सिर्फ मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। यहाँ पर एक हॉर्स है H, ठीक है। ये हॉर्स एक टांगे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये हॉर्स एक टांगे से जुड़ा हुआ है और इस टांगे को मैं ड्रॉ कर सकता हूं क्योंकि मेरी ड्राइंग उतनी भी ख़राब नहीं है, ठीक है। चलिए ठीक है, ये हॉर्स है H और ये है कार्ट, ठीक है। इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे C से। ये कार्ट है, ठीक है, और ये ज़मीन के ऊपर है, ठीक है। ये किस चीज़ के ऊपर है? पूरा सिस्टम एक ज़मीन के ऊपर है। ये मैंने अर्थ बना दिया, ये अर्थ है, ठीक है। अब देखें कि इसके ऊपर एक्शन रिएक्शन वाली कंसेप्ट, एक एक्शन होगा दूसरा रिएक्शन होगा। ये घोड़ा जो कि खड़ा है तो इसके पास मास है और इस मास को ज़मीन अपने तरफ खींच रही है, तो इस घोड़े पर जो फोर्स, जो इस घोड़े का कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक है। इस घोड़े का कुछ ना कुछ वेट होगा, वेट ऑफ हॉर्स जो कि इक्वल होगा mg के, मास ऑफ हॉर्स इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आप ये चीज़ देखते हैं कि घोड़ा अगर खड़ा है तो घोड़ा ना तो ऊपर की तरफ आसमान की तरफ जा रहा है और ना ही आसमान से ज़मीन से नीचे की तरफ, वो जहाँ पर है वहीं पर स्टेबल है। इसका मतलब कि उसके ऊपर बैलेंस फोर्स लग रहा है। बैलेंस मतलब कि नेट फोर्स उसके पास 0 है। तो जब ये फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है तो इसका मतलब कि इसको कोई बैलेंस करने के लिए ऊपर की तरफ लग रहा होगा, और उसे हम लोग दिखाते हैं, उसे कहते हैं नॉर्मल या रिएक्शन, ठीक है। इसको हम लोग रिएक्शन ऑफ हॉर्स कह सकते हैं। तो अल्टीमेटली देखिए, ये अगर एक्शन है तो ये रिएक्शन हो गया, दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर दिया, घोड़ा अपनी जगह पर खड़ा है। अब हम आते हैं कार्ट की तरफ, ठीक है। तो कार्ट के पास अगर आप देखें तो इस कार्ट को अगर आप नोटिस करेंगे तो कार्ट में भी देखेंगे कि कार्ट के पास भी कुछ ना कुछ मास होगा और ये भी नीचे की तरफ लग रहा है, तो वेट ऑफ कार्ट जो कि होगा मास ऑफ कार्ट इंटू जी, और ये कार्ट भी अपनी जगह पर खड़ा है। इसका मतलब कि इस पर भी नेट फोर्स 0 लग रहा है और इसके लिए भी हम अगर ड्रॉ करें तो इसका भी रिएक्शन हो जाएगा RC, ठीक है।
तो यहाँ पर RH किसके बराबर है, WH के बराबर है, यहाँ पर RC किसके बराबर है, वेट ऑफ कार्ट के बराबर है। ठीक है, ये दो पेयर हम लोगों ने देख लिया, एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब इसके बाद देखें तो जब ये हॉर्स इसे अपनी तरफ खींचेगा तो यहाँ पर एक तनाव महसूस होगा। जो भी चीज़ रस्सी है, अगर रस्सी से जुड़ा हुआ है तो आप देखेंगे कि रस्सी में एक टेंशन पैदा हो जाएगा। तो ये हॉर्स इस कार्ड को अपनी तरफ खींच रहा है, तो ये हो गया टेंशन क्रिएटेड बाय हॉर्स TH। और आप देखते हैं कि इतना के बाद भी ये आगे नहीं बढ़ रहा है, इसका मतलब कि कार्ट भी घोड़े को अपनी तरफ खींचेगा, तो ये हो जाएगा टेंशन क्रिएटेड बाय कार्ट। तो यहां भी आप एक्शन रिएक्शन देख रहे हैं। तो हम एक काम करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, इस टेबल में एक तरफ हम एक्शन को लिखेंगे और दूसरे तरफ हम रिएक्शन को लिखेंगे। ठीक है, न्यूटन्स थर्ड लॉ है, एक्शन देखें अगर वेट ऑफ हॉर्स अगर एक्शन है तो इसका रिएक्शन कौन होगा, RH। ठीक है, और इज इक्वल टू एक्शन बराबर माइनस रिएक्शन। तो यहाँ देखिए माइनस RH, डायरेक्शन अपोजिट है। यहाँ पर अगर हम WC कर दें, पहला पेयर दूसरा पेयर, WC कर दें तो यहाँ पर मिलेगा माइनस RC। ठीक है, अब यहाँ पर तीसरा जो पेयर है हमारे पास वो देखिए, घोड़ा इस टांगे को अपनी तरफ खींच रहा है, टेंशन पैदा करेगा इस रस्सी में, जो भी चीज़ है जिससे वो जुड़ा हुआ है उसमें टेंशन क्रिएट करेगा। तो टेंशन क्रिएटेड बाय हॉर्स, और टांगा कहीं हिल नहीं रहा है, इसका मतलब कोई बैलेंस फोर्स वहां पर काम कर रहा है। तो टांगा जब हिल नहीं रहा है, बैलेंस फोर्स है, इसका मतलब कि टांगा भी घोड़े को अपनी तरफ खींचेगा, और ये इसका डायरेक्शन है टेंशन क्रिएटेड बाय कार्ट। तो तीसरा जो पेयर हमें मिला है वो एक्चुअली में क्या है, टेंशन। ये अगर हॉर्स का एक्शन है तो ये हो जाएगा माइनस TC। अब इसके बाद देखिए, इतना समझने के बाद अब देखिए घोड़ा क्या करेगा अपने पांव से, जो हम लोगों ने प्रीवियसली समझा था कि हम लोग चलते हैं तो उसके पीछे न्यूटन का थर्ड लॉ काम करता है। कैसे, हम जमीन को अपने पांव से दबाते हैं तो जमीन भी जवाब में, अगर दबाना हमारा एक्शन है तो जमीन भी रिएक्शन देती है, और इस वजह से हमारा पैर आगे की तरफ बढ़ता है। तो यहां पर भी ये हॉर्स अपने पांव से ऑब्लिकली जमीन को दबाएगा। तो ये हॉर्स क्या कर रहा है, ऑब्लिकली अपने पांव से जमीन को दबा रहा है। तो ये क्या किया, फोर्स लगाया। ठीक है, फोर्स एक्सर्टेड बाय हॉर्स, फोर्स एक्सर्टेड बाय हॉर्स। ठीक है, जमीन पर, ठीक है, जमीन पर लगाया। तो इसका, और ये कितना डिग्री पर लगाया है, जमीन से ये जमीन है तो ये थीटा डिग्री पर लगाया। ठीक है, थीटा डिग्री पर लगाया। अब इसके बाद देखें तो इसके जवाब में भी जमीन इसको जवाब देगी, जमीन इसका जवाब देगी, और वो एक्चुअली में क्या हो जाएगा, इसका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, ये इसका रिएक्शन हो गया, RH नहीं, इसको रिएक्शन FH कर देता है, फोर्स एक्सर्टेड बाय हॉर्स का ये रिएक्शन। अब देखिए चूंकि ये थीटा है तो जब हम इसे आगे बढ़ाएंगे तो ये भी हमें क्या देखने को मिलेगा, थीटा। ठीक है, अब जब हम इस थीटा को रिजॉल्व करेंगे तो हमें इसका एक कंपोनेंट इधर मिलेगा, RFH साइन थीटा, RFH साइन थीटा, और इस तरफ मिलेगा RFH कॉस थीटा। अब यहां पर देखिए तो फिर से एक और पेयर मिला हमें FH का। ठीक है, FH फोर्स एक्सर्टेड बाय हॉर्स का पेयर मिला हमें, कौन है, R रिएक्शन ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय हॉर्स, और ये माइनस। ठीक है, और जब हम RFH को कंपोनेंट में तोड़ते हैं, ठीक है, तो RFH को जब हम कंपोनेंट में तोड़ते हैं तो हम ये देखते हैं कि RFH का एक कंपोनेंट किसके साथ जुड़ गया, रिएक्शन ऑफ हॉर्स के साथ जुड़ गया, और दूसरा कंपोनेंट किसके साथ जुड़ गया, तो ये टेंशन के साथ जुड़ गया। ठीक है, इसका एरो और इसका एरो देखिए, दोनों का एरो सेम है। ठीक है, इससे थोड़ा और बारीक बना देते हैं, देखिए दोनों का एरो सेम है। तो अब यहां पर अब तक तो ये फोर्थ केस तक तो सब बैलेंस है, लेकिन जब ये देखिए RHF R ये वाला जुड़ जाता है और किसके इक्वल हो जाता है, WH के बराबर हो जाता है। इसका मतलब कि अब यहां पर जो
WH है वो बराबर हो गया किसके, RH प्लस RFH साइन थीटा। ये अभी भी बैलेंस है क्योंकि घोड़ा ना तो ऊपर जा रहा है और ना ही जमीन के नीचे आ रहा है, इसलिए ये दोनों अभी भी बैलेंस है, एक्शन रिएक्शन, ठीक है। लेकिन अब यहां पर एक चीज और देखें कि ये RFH cos थीटा किसके साथ जुड़ रहा है, टेंशन के साथ जुड़ रहा है। तो ये कार्ट तो अपनी तरफ खींचेगा, लेकिन एक चीज और यहां पर आपको नोटिस ये करना है कि ये जो पहिया है, ये जो चक्का है, इस जमीन से जुड़ा हुआ है। तो जमीन से जब ये जुड़ा होगा तो जमीन भी मोशन को अपोज करती है, क्योंकि उसके पास इरेगुलरिटीज होता है जिसे हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो ये जमीन भी क्या करेगी, इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगाएगी और इसे आगे बढ़ने में आगे नहीं बढ़ने देगी। तो जब ये आगे नहीं बढ़ने देगी तो इस पॉइंट पर जो डायरेक्शन होगा वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इस तरफ होगा, ठीक है। अभी एक्चुअली आप ऐसे समझिए कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर है, लेकिन एक्चुअली में इधर होता नहीं है, वो इस तरफ होगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का इसके लिए डायरेक्शन इस तरफ ही होगा, ठीक है। तो वो क्यों होगा, इसी चैप्टर में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन समझेंगे तो वहां हम बताएंगे आपको कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन इधर होगा। लेकिन अभी आपको समझाना यह है कि इक्वल और अपोजिट वाला कंसेप्ट समझाना है, इसलिए मैंने डायरेक्शन को इधर दिया। ये एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है, लेकिन यहां समझने के लिए मैंने दिया, ठीक है। अब देखिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर है, तो अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके साथ, टेंशन ऑफ कार्ड के साथ। तो अब अगर ये दोनों तो एक दूसरे को बैलेंस कर दे रहा है, बच रहा है कौन, RFH cos थीटा और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो यहां पर हम कंक्लूजन ये निकाल रहे हैं कि सब वर्टिकल वाला जितना कंपोनेंट है, वर्टिकल वाले हर दूसरे कंपोनेंट के साथ इक्वल और अपोजिट है, हॉरिजॉन्टल वाला भी बहुत हद तक इक्वल और अपोजिट है। लेकिन अगर इफ हॉर्स wants to move the cart, अगर घोड़ा ये चाहता है कि ये कार्ट मूव करे, तो उसे R जो होगा, ये R cos थीटा, RFH cos थीटा का वैल्यू ज्यादा होना चाहिए किससे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से। जब तक ये दोनों इक्वल होगा, जब तक ये और ये इक्वल होगा, कार्ट और घोड़ा अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, न टस से मस नहीं होगा। लेकिन अगर घोड़ा चाहता है कि इस कार्ट को हम आगे बढ़ाएं, तो घोड़ा क्या करेगा, घोड़ा को इस वाले कंपोनेंट के वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, और इस वाले कंपोनेंट के वैल्यू को बढ़ाने के लिए उसे ये फोर्स, इस फोर्स के वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहां पर आप देखें कि एक घोड़ा और कार्ट का जो सिस्टम है, उस सिस्टम में कितने कंपोनेंट्स हैं, कितने पेयर ऑफ फोर्सेस हैं। इस वजह से इसे यहां दिया जाता है, क्योंकि हर के साथ एक एक्शन और रिएक्शन जुड़ा हुआ है। और फाइनली हमें ये रिजल्ट मिलता है कि घोड़ा तभी आगे बढ़ेगा जब ये वाला कंपोनेंट इस फ्रिक्शन से ज्यादा होगा। और ये फ्रिक्शन का एक्चुअल डायरेक्शन नहीं है यहाँ पर, वो मैं आगे बताऊंगा। इसका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का एक्चुअल डायरेक्शन इधर ही है, लेकिन यहाँ पेयर वाला कंसेप्ट है, इसलिए समझाने के लिए मैंने इधर ड्रॉ करा है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें। गुड बाय एंड खुदा हाफिज।